इस लेक्चर में हम बैक्टीरियल सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको देखेंगे। आल्दो बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, आल्दो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो अभी हम देखेंगे वो हम सेल एनवेलप को देखेंगे। एंड सेल एनवेलप में जितनी भी चीज़ें सेल की आउटर साइड पे प्रेजेंट होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से जो फर्स्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेल वॉल के बारे में। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी और आई होप कि आप सबको क्लियर भी होगी। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की आउटर साइड पे लेयरिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो है स्लाइम एंड कैप्सूल। कैप्सूल एंड स्लाइम, ये दोनों ही म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मीन्स कि इसके अंदर मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैप्सूल एंड स्लाइम है, अगर इन दोनों की कंपोजिशन सेम है तो इन दोनों का फंक्शन भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। और वो क्या फंक्शन है कि ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डैमेज से और इनकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करवाते हैं। किस तरह से पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करवाते हैं? फॉर एग्जांपल, ये इतनी ज़्यादा लेयर्स अगर हमने एक सेल ड्रॉ किया है और सेल की आउटर साइड पे एक ही लेयर है, तो किसी भी मेडिसिन या किसी भी ड्रग को इस लेयर को ब्रेक डाउन करवाना ईजी होता है। वाइल अगर किसी सेकेंड सेल के अंदर किसी सेल की आउटर साइड पे बहुत ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट हैं तो इसको ब्रेक डाउन करवाना और इसके अंदर पेनिट्रेट करना टफ हो जाता है। तो पैथोजेनिसिटी को किस तरह से इंक्रीज करवाते हैं ये? बिकॉज जितने भी एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इनके ऊपर इफेक्ट करती हैं, ज़्यादा लेयर्स होने की वजह से उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं और पेनिट्रेट ना करने की वजह से वो उसको किल भी नहीं करवा सकती हैं। वो किल नहीं होंगे तो वो ज़्यादा डिजीज़ काज करवाएंगे और हम इसे कहते हैं कि ये पैथोजेनिसिटी को इसने इंक्रीज करवा दिया है। अगर इनकी कंपोजिशन भी सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है तो इन दोनों की जो अरेंजमेंट होती है वो वेरी कर रही होती है और जो कैप्सूल होती हैं इनकी मॉलिक्यूल्स जो है ये टाइटली पैक होते हैं और स्लाइम जो है ये लूजली अटैच होती है सेल की आउटर साइड पे। ठीक है, लेकिन दोनों की कंपोजिशन एंड फंक्शन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है कि ये पैथोजेनिसिटी को एनहांस करवाते हैं और इनके प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेल इन्वेलप के अंदर अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन बेटे आपको सबको पहले ही पता है कि चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल की पढ़ रहे हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल की आउटर कवरिंग को पढ़ रहे हैं उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया था। एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो स्ट्रक्चर है हमने फिजियोलॉजी के सेल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसके सेल मेम्ब्रेन की वीडियोस को ऑन करके फिजियोलॉजी के सेल के चैप्टर की ऑन करके देख सकते हैं और वहाँ पे ये चीज़ हमने एक्सप्लेन की हुई है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो कि बैक्टीरिया की एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्लूइड मोज़ेक मैनर्स में अरेंज हुई होती हैं और इसका भी फंक्शन ये है कि ये सेल की शेप को मेंटेन रखेगा। और इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, जितनी भी चीज़ें सेल की आउटर साइड से इनवर्ड मूव करनी है या इनवर्ड से आउटवर्ड मूव करनी है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाई जाती हैं। लेकिन कुछ वेरिएशन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन शो करती है यूकैरियोटिक सेल से, वो वेरिएशंस मैं आपको लिखवा देती हूँ। जब आप यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे तो आपने उसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को लिपिड बायलेयर के अंदर ड्रॉ किया था और ये कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एब्सेंट होगा।
ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किसी भी यूकैरियोटिक सेल में किस ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं ये उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अभी जब हम मीजोसोम्स को पढ़ेंगे, बल्कि मैं उसके साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई भी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह की इन्वेजिनेशंस होती हैं, और ये इन्वेजिनेशंस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन इन्वेजिनेशंस को हम कहते हैं ये मीजोसोम्स हैं। ठीक है, तो थर्ड जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनेलिस के अंदर, वो हम मीजोसोम्स को डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले अभी हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर चुके थे, सो अभी हमने उसको रिकॉल नहीं किया। तो कैप्सूल एंड स्लाइम जो है ये आउटर कवर्स हैं, और इन दोनों का पर्पस क्या है कि ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को एनहांस करवाती हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक से। इसके अलावा हमने इसकी कंपोजिशन देखी कि कैप्सूल एंड स्लाइम दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो कैप्सूल्स होती हैं ये टाइटली और फॉर्मली अटैच होते हैं, वाइल जो स्लाइम है ये लूजली अटैच हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी की बुक में, उसी की तरह का ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। वही कंपोजिशन है, वही फंक्शन है। जहाँ पे वेरिएशन थी वो मैंने आपको लिखवा दी कि इनके अंदर लिपिड बायलेयर में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा, और इनके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करवाते हैं? रेस्पिरेशन करवाते हैं। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? वो फूड जो आप इनटेक करते हैं उसको ब्रेक डाउन करवा के उससे एटीपीज को सेंथिसाइज करवाएंगे। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो भी नोट कर लें। बैक्टीरिया की 5 to 10 नैनोमीटर्स में इसकी थिकनेस होती है। सो थर्ड जो ऑर्गेनेली अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आपने सेल एनवेलप का देखा, फिर सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, अभी हम मीजोसोम्स को देख लेते हैं। मीजोसोम्स सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो सकते हैं, या फिर इनके साथ जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन शो की थी, इस इन्वेजिनेशन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ये ट्यूब्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स जो है ये रेस्पिरेशन के लिए और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन तब रिक्वायर्ड होती है जब किसी भी सेल ने अपना नंबर इंक्रीज करवाना होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड को ब्रेक डाउन करवा के इसे एटीपी को सिंथेसाइज करवाया जाता है। तो दोनों प्रोसेस के लिए और बाकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवाने के लिए मीजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मीजोसोम्स एक वेसिकल की फॉर्म में या ट्यूब की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन होते हैं। फोर्थ ऑर्गेनेली जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज हम बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो फोर्थ ऑर्गेनेली जो इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा सेल में, वो है राइबोसोम्स। अगर आपको याद हो तो फिजियोलॉजी की बुक में आपने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं।
प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम्स को क्यों कहते हैं? बिकॉज जितनी भी प्रोटीन्स सेल के लिए या बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो राइबोसोम सिंथेसाइज करवाते हैं। और तब आपने पढ़ा था कि दो तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 80S एंड 70S। बिकॉज हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो 70S होंगे। एंड 70S को बनाने के लिए जो लार्जर सब यूनिट होगा वो 50S होगा एंड जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 30S होगा। ठीक है, 70S हमारे पास राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में एंड 50S लार्जर है एंड 30S स्मॉलर है। इसमें से 10S इनकी अटैचमेंट रेशो होती है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है उसमें 60% राइबोसोमल आरएनए है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इनकी कंपोजिशन में भी राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स कंबाइन करके इन राइबोसोम्स को बना रही होती हैं। लेकिन परसेंटेज जो कि राइबोसोमल आरएनए की होती है वो 60% है एंड प्रोटीन्स की जो परसेंटेज होगी वो 40% होगी। तो 60% राइबोसोमल आरएनए एंड 40% प्रोटीन्स कंबाइन करके प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स बनाती हैं। और ये 70S होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि सेल के लिए या बॉडी के लिए जितनी भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं वो राइबोसोम्स सिंथेसाइज करवाते हैं। और इन राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो 80S था, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा कि ये 70S होता है। फिफ्थ ऑर्गेनेली जो कि हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियाइड। एंड ये न्यूक्लियाइड बेसिकली क्या होता है कि ये इरेगुलर शेप का डेंस एरिया है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और ये बना किस चीज़ का होता है? इरेगुलर शेप का डेंस एरिया ये डीएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है। एंड इनका जो डीएनए होता है वो सिंगल एंड सर्कुलर शेप का होगा। ठीक है, सिंगल है, सर्कुलर है और इसके अलावा ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सो हमने इस न्यूक्लियाइड बॉडी को हम क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं। एंड ये जो न्यूक्लियाइड या क्रोमैटिन बॉडी है इनके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, इसलिए हम बैक्टीरिया को कहते हैं कि ये हैप्लॉइड है। अगर उसके दो सेट्स होते तो तब हमने इसके लिए डिप्लॉइड की टर्म यूज़ करनी थी। बिकॉज एक ही क्रोमोसोम का सेट है तो इसके लिए हम इसको कहते हैं कि ये हैप्लॉइड होगा। एंड ये क्रोमैटिन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल के सेंटर में इस तरह से प्लेस हुई होती है। इरेगुलर शेप का हमने बोला डेंस एरिया है ये, जहाँ पे डीएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये क्रोमैटिन मटेरियल आपको पता है बिकॉज इसमें डीएनए प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया के जितने भी करैक्टर्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये क्रोमैटिन बॉडीज़ कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, सो इसमें एक और डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। एंड इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम सर्कुलर शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लाज्मिड की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है।
एक डीएनए इस क्रोमैटिन बॉडी के अंदर, जैसे हमने न्यूक्लियाइड बोला, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए जिस तरह से हमारा डीएनए होता है हमारी बॉडी की करैक्टर्स को कंट्रोल करता है, ये बैक्टीरिया की बॉडीज़ की करैक्टर्स को कंट्रोल करता है। वाइल इनकी बॉडी में जो प्लाज्मिड्स हैं, इसे हमने कहा है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट मीन्स कि इस क्रोमोसोम के अलावा ये डीएनए प्रेजेंट होगा और ये इस तरह से सर्कुलर शेप का होता है और डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर शेप का है, लेकिन ये पहले से मौजूद क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, ये सेपरेटली प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी बॉडी के करैक्टर्स को कंट्रोल करना है, इनहेरिट इन्फॉर्मेशन होनी है पेरेंट्स या चाइल्ड के अंदर, वो ये वाला डीएनए कंट्रोल करेगा जो कि इस क्रोमैटिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर जो प्रेजेंट होता है। वाइल जो प्लाज्मिड का डीएनए है, ये हमारे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होनी होती है, जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया की ग्रोथ या उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता, ना ही वो उसके पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करवाता है। तो ये प्लाज्मिड क्या काम करता है, ये प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। वेक्टर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और फर्स्ट वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके कुछ करैक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, तो हमने क्या करना है कि इसके अच्छे करैक्टर्स वाली जीन्स को निकालना है। ये वेक्टर यहाँ पे प्लाज्मिड है जो कि सर्कुलर शेप का है, ये उसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे हम। ठीक है, हमने वेक्टर कौन सा लिया है, प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड कहाँ से निकाल लिया हमने, बैक्टीरिया से निकाल लिया। और इसके अंदर हमने कौन सी जीन्स को इंसर्ट किया है, जो कि हमें करैक्टर अच्छे लगते थे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल के हमने उस जीन्स को इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इस वेक्टर को डाल देना है डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर। डोनर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जिसके अंदर हम करैक्टर्स को इंड्यूस करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है ये बेसिकली एज अ व्हीकल वर्क करेगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जीन्स को उठा के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाल देता है और इस तरह से उनके करैक्टर्स इनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्लाज्मिड को हम अपने लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। आल्दो ये वाला जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के वर्किंग के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा होता, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि किसी भी डिजीज़ के खिलाफ जो रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं वो इस प्लाज्मिड के पास होती हैं, लेकिन ये कोई भी मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि प्लाज्मिड की एब्सेंस या प्रेजेंस बैक्टीरिया के लिए कोई रोल नहीं प्ले कर रही होती। हम इसको यूज़ कर सकते हैं निकाल के अपनी लैब्स के अंदर, और अपनी लैब्स में हम इसको यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर। सेवंथ स्ट्रक्चर जो कि हम प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कस करेंगे वो है इनके पिल्लाए। एंड पिल्लाए बेसिकली क्या होते हैं कि ये होलो नॉन हेलिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये होलो है और नॉन हेलिकल है। इसके अलावा हमने इनको बोला कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। होलो मीन्स कि ये अंदर से खाली हैं एंड नॉन हेलिकल मीन्स कि ये स्ट्रेट होंगे, कोई भी बैंड या कर्व इसके अंदर नहीं होता है और ये ट्यूब लाइक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की अगर इस तरह से उसमें चारों तरफ फ्लैजेला अटैच हैं, तो इन फ्लैजेला के अलावा भी कुछ अपेंडेजेस होती हैं, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, और वो जो एक्सटेंशन है हमने बोला कि ये इस तरह ट्यूब लाइक हैं, और ये जो ट्यूब लाइक हैं ये अंदर से होलो होती हैं, कोई भी इसके अंदर कर्व या बेंडिंग आपको नज़र नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो ये वाले जो होलो नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे आप पिल्लाए कह रहे हो, जो बैक्टीरिया की आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अटैचमेंट वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ हो सकती है या फिर ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन किसी और बैक्टीरिया के साथ हो सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये वाले जो कॉन्जुगेशन का अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो कॉन्जुगेशन को भी हम जब रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे।
तो उसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बैक्टीरिया है और ये हमारा सेकंड बैक्टीरिया है। तो फर्स्ट वाला जो बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल उसमें भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और सेकंड वाले में भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो दोनों बैक्टीरियाज इस पिल्लाए से, जिसे हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद अपने डीएनए को एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, एक जो बैक्टीरिया है वो अपने डीएनए का कुछ फ्रैगमेंट दूसरे के अंदर ट्रांसफर करवा देता है। इसकी डिटेल आगे हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी कंजुगेशन का प्रोसेस होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो डिफरेंट बैक्टीरियाज एक दूसरे में डीएनए एक्सचेंज करवाएंगे, तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू अटैच होंगे वो पिल्लाई का होगा। कंजुगेशन को आगे इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन में भी देखते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ कंजुगेशन में अटैच करवाने में ये रोल प्ले करता है, बल्कि किसी भी सबस्ट्रेट के साथ इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट अभी हम पार्ट देखेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो है स्टोरेज बॉडीज। एंड ये स्टोरेज बॉडीज दो तरह की हो सकती हैं, या तो कोई फूड का सब्सटेंस हो सकता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, या फिर कोई सल्फर या फॉस्फेट, जो भी सेल की रिक्वायरमेंट के लिए मिनरल्स होंगे वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी फूड का पार्टिकल, जैसे हमने ग्लाइकोजन को देखा, या फिर फैट हो सकता है, या कोई भी मिनरल हो सकता है। इसे साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करवाया जाता है। और क्यों करवाया जाता है? सो डैट अगर किसी टाइम इन्वायरमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाए तो ये जो स्टोर्ड फूड है ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करे। इसके अलावा इनकी स्टोरेज बॉडीज के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। एंड ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें फ्यूचर में रिलीज आउट करवाना होता है बॉडी से बाहर, और ये जो वेस्ट है ये लैक्टिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड के अलावा इसमें एसिडिक एसिड या कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे विजिबल टाइम फील करते ही ये बॉडी से बाहर मूव करवाते हैं, उसे टेम्पोरेरीली स्टोर करवाया जाएगा। तो स्टोरेज बॉडी इनके साइटोप्लाज्म के अंदर 2 टाइप्स की होंगी। फूड हो सकता है या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। फूड वो ग्लाइकोजन या फैट होगा। और क्यों स्टोर करवाया जाएगा? सो डैट फ्यूचर में ये हेल्प आउट कर सके किसी भी एक्टिविटी के साथ कोप करने के लिए, अगर हमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाएगी। एंड वेस्ट को क्यों स्टोर करवाया जाता है? बिकॉज अभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिबल फील नहीं कर रहा, जब फील करेगा तब ये उसको रिमूव करवा देता है। और लास्ट जो पोर्शन हमें देखना है वो है साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म मेरे बेटे आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर बॉडी है। तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर बॉडी तक जितना भी एरिया होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल्स अभी हमने पढ़े हैं वो राइबोसोम्स हो सकते हैं, वो प्लाज्मिड हो सकता है, या जितने भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड आल्दो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स का नंबर ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन जितने भी होंगे वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटे, सो ऑर्गेनेल्स जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट थे वो भी हमने देख लिया। आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।